हेलो। गुड मॉर्निंग। ये 10 दिसंबर की आज हम न्यूज़ कवर करेंगे। गिव मी अ सेक, लेट मी चेक वेदर माय माइक इज़ कनेक्टेड और नॉट। ओके। तो ये पहली न्यूज़ है। उड़ीसा में ये फार्मा समिट हुई है, तो इस फार्मा समिट से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, बट ये पोर्ट दे रखे हैं, इनसे हमें बहुत मतलब है। तो ये जो पारादीप पोर्ट है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स, है ना। 13 मेजर पोर्ट है, कहीं पे 12 लिखे हुए हैं, बट 13 हैं जनरली। ओके। बाकी के ये जो SDG पोर्ट हैं, SDG आपने देखे होंगे, तो इसमें P को हटा दो आप, ये पारादीप हो गया। S से है सुवर्ण रेखा, ठीक है कि नहीं। D से है धमरा, और G से है गोपालपुरा पोस्ट। तो ये पोस्ट आपको नॉर्थ टू साउथ पूछे जा सकते हैं। ये सुवर्ण रेखा रिवर के माउथ पे होगा, जाहिर सी बात है। नॉर्थ टू साउथ से आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये भी पूछा जा सकता है कौन सा पोर्ट किस स्टेट में है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगर ये देखा जाए, ये जो पारादीप पोर्ट था, इससे लिंक थे एंशियंट पोर्ट, जैसे ताम्रलिप्ति था। ताम्रलिप्ति ताम्रलिप्ति कहाँ था? वेस्ट बंगाल में। इसके साथ लिंक थे। अगर साउथ में आप जाते तो पालूर, या फिर इसको पालूर भी कह देते हैं, तमिलनाडु का एक एंशियंट पोर्ट था, वहाँ पे इसका लिंक था। ओके। तो ये दो पोर्ट के नाम और याद रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं, अम्बेडकर को याद किया जा रहा है। रिमेम्बरिंग अम्बेडकर। देखो, इनका जन्म कब हुआ था अम्बेडकर जी का? इधर से शुरू करते हैं। 1891 में इनका जन्म हुआ। अक्टूबर 1956 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ही वॉज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, है ना। इन्होंने मास्टर्स, मतलब मास्टर्स और PhD इन्होंने इकोनॉमिक्स से की थी, राइट। अगर आपको लगे कि नहीं पॉलिटिकल साइंस से की होगी, ऐसा देखने में लगता है, बट नहीं, इन्होंने इकोनॉमिक्स से मास्टर्स एंड PhD की थी फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ओके। तो 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए हैं, इसलिए इनके बारे में ये आर्टिकल आया है, ठीक है कि नहीं। अब देख लेते हैं, ये जो इन्फ्लुएंस में थे, ये प्रोफेसर जॉन डूई के इन्फ्लुएंस में थे। इनको फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म माना जाता है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल बातें करना, कि जो चीज़ें रियल में हो रही हैं वर्ल्ड में, उनको देखते हुए काम करना, ना कि आइडियल लाइफ जीना। ओके। जो डूई की फ़िलॉसफी थी, एजुकेशन, लिबर्टी, प्रैक्टिकल रीजनिंग, इन सारी चीज़ों से अम्बेडकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे अपनी लाइफ में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के जस्ट अपोजिट थे। इनकी जो पॉलिसी थी, अम्बेडकर की पॉलिसी और बिलीव थे जवाहरलाल नेहरू के जस्ट अपोज थी। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे क्लोजर टाइज विद चाइना, लेकिन अम्बेडकर को ये पता था कि 1954 में ही, 56 में इनकी डेथ हुई थी, 54 में इन्होंने बोल दिया था कि वैन देयर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। वार्निंग दी थी, मतलब 1954 में जो एग्रीमेंट किया था इंडिया चाइना को लेके, उसके खिलाफ इन्होंने वार्निंग दे दी थी। उन्होंने बोला था, ही सेड, अम्बेडकर सेड दैट इफ़ माओ जेडोंग हैड एनी फेथ इन प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील, पंचशील आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी थे ये, है ना। इसके बारे में अगर मैं बता दूं आपको, तो पंचशील के 5 प्रिंसिपल्स थे। म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक दूसरी कंट्री की रेस्पेक्ट करो, और उसके बाद था पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, एक ये था। नॉन इंटरफियरेंस इन इंटरनल पॉलिटिक्स, आई थिंक एक नाम भी था, नॉन अलाइनमेंट। इस तरह से 5 थे, आप चेक कर लेना। ठीक है। अगर इसने बोला था कि अगर माओ जेडोंग थोड़ा भी ठीक होता तो वो बुद्धिस्ट माइनॉरिटी इसकी कंट्री में थे, उनको तमीज़ से, रेस्पेक्ट से ट्रीट करता, पर इसने नहीं किया था। और जाहिर सी बात है, कोई आदमी एक
एक माइनॉरिटी के खिलाफ अत्याचार कर रहा है तो वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। तो वो कितनी भी तुम उससे आइडियलिस्टिक बातें कर लो तो वो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपेगा ही। और ये अम्बेडकर ने नेहरू से बोली थी, वो माना नहीं, है ना। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1951 में इन्होंने एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया हैज़ फेल्ड टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी। सही बात है, स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी हमने डेवलप ही नहीं की थी, है ना। जो तिब्बत के बारे में उन्होंने बोला था, तिब्बत हैज़ बीन गैरिसन्ड बाई चाइना, चाइना ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, इट विल बी अ लॉन्ग टर्म थ्रेट। इनको पहले ही पता था कि लंबे समय में आते आते तिब्बत इशू हो सकता है इंडिया के लिए। इसने अम्बेडकर जी ने बोला था कि इंडिया को क्लोजर टाइज रखनी है यूएसए के साथ, जो कि चाइना ने 1970s में कर ली थी। तो चाइना इस समय सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर इंडिया ने उस समय पे कर लिया होता अम्बेडकर की बात मान के, तो आज हम यूएसए से बड़ी इकोनॉमी होते, डेफिनेटली, राइट। अब अगर अम्बेडकर अगर फॉरेन पॉलिसी अगर अम्बेडकर हमारे डील करते तो क्या होता। तो देखो, जो अम्बेडकर थे उन्होंने बोला था कि जो डिफिशियंसी है तुम्हारी कम्युनिज्म में, कम्युनिज्म की जो बुराइयां हैं उनको सामने रखा। और उन्होंने बोला था, इन्विज़न किया था कि एक लीग ऑफ हमें डेमोक्रेसी बना लेनी चाहिए इसको काउंटर करने के लिए। कम्युनिज्म में वाकई में है बहुत सारी डेफिशिएंसीज। अम्बेडकर का इम्पैक्ट रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी में इंटरनेशनली। महात्मा गांधी के बाद दूसरे नंबर पे वर्ल्ड में इनका नाम आता है। और ये सारी कहानी तो वैसे ही है। तो इतनी चीज़ें आपको अम्बेडकर के बारे में आई होप पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ये आर्टिकल है, इसमें जो एआई कंपनीज़ हैं उनको रॉयल्टी बोलने के लिए बोला है। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। वर्किंग पेपर पब्लिश किया गया है ऑन बैलेंसिंग एआई इनोवेशन विद कॉपीराइट्स, रिलीज्ड बाय DPIIT, है ना। तो इसमें ये बोला है कि एक मैंडेटरी ब्लैंकेट लाइसेंस होना चाहिए ऑल एआई कंपनीज़ को, तो जो रॉयल्टी पे करें यूजिंग कॉपीराइट वर्क टू क्रिएटर्स। अगर कोई क्रिएटर है वो एआई का काम कर रहा है, जैसे शोले मूवी है, अगर कोई आदमी शोले मूवी एक कॉपीराइटेड वर्क है भाई, उससे रिलेटेड एआई का कंटेंट बना रहा है, तो उस शोले मूवी को बनाने वाले के पास एआई कंपनी वो रॉयल्टी देगी। इस तरह का इन्होंने प्रावधान किया है। दीज रिकमेंडेशन सजेस्ट द कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय गवर्नमेंट वुड डिसाइड। जो रॉयल्टी कौन डिसाइड करेगा? रिपोर्ट ने बोला है कि सरकार एक कमेटी बनाएगी, वो रॉयल्टी फीस को डिसाइड करेगी। इंडिया वुड बिकम ओनली कंट्री, पहला नहीं केवल अकेला ही कंट्री हो जाएगा जो स्टैट्यूटरी लाइसेंसिंग रिजीम बना देगा एआई डेवलपर्स के लिए। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये वर्किंग पेपर का टाइटल ये था, वन नेशन एक देश एक लाइसेंस और एक ही पैसा, बैलेंसिंग एआई एंड इनोवेशन। बस इतना ही इसमें है। आई थिंक इट इज़ नॉट दैट मच गुड आइडिया, क्योंकि इंडिया में एआई तो बढ़ ही रहा है। तो लोगों को अगर ये कंपनियां रॉयल्टी पे करेंगी कॉपीराइट कंटेंट वालों को, तो ये कंपनियां अपनी जेब से तो पैसा देंगी नहीं, ये कंपनियां वसूलेंगी जो लोग एआई का ऐप यूज़ कर रहे हैं, हम और आप जैसे लोग। तो उन पे ये कंपनियां फिर फीस लगा देंगी। जो इस समय ऐप फ्री हैं और इंडिया में पुअर पॉपुलेशन है, वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो वो कॉस्टली हो जाएगा। देन इट विल बी एन इश्यू। बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए इश्यू हो जाएगा। तो इंटरपोल की बात कर लेते हैं। ये लथूरा ब्रदर्स हैं जो मैंने कल न्यूज़ कवर की थी। गोवा के क्लब में आग लगी थी, इलीगली चल रहा था, राइट। तो वो कहाँ भाग गए भाई साहब? सिंगापुर भाग गए। तो सिंगापुर भाग गए तो अब ये इंटरनेशनल पुलिस इसमें वो देखेगी। तो इंटरपोल को इंडिया ने बोला कि भैया इनके खिलाफ इश्यू कर दो ब्लू कॉलर नोटिस। अब सारे नोटिस हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, जो इंटरपोल है वो 1923 में इस्टेब्लिश हुआ था, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, ओके, ICPC, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के तरह से इंटरपोल इस्टेब्लिश हुआ था। 1956 में इंटरपोल इसका नाम बदल के कर दिया था। लथूरा ब्रदर्स की कहानी नहीं बता रहे, वो आपको पता है सारी। ये ब्लू कॉलर नोटिस ये द हिंदू में भी आया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरपोल की बात कर रहे हैं, लियोन फ्रांस में है, LYON, लियोन सिटी है फ्रांस की। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन।
7 से ज़्यादा नोटिस ये लोग इशू करते हैं। पहला नोटिस है रेड। रेड मतलब लाल। लाल से होता है खतरा, मतलब अरेस्ट वारंट। येलो मतलब पीला। जब किसी का बच्चा मिसिंग हो जाए तो उसके माँ बाप पीले पड़ जाते हैं डर के मारे कि हमारे बच्चे का क्या होगा, तो मिसिंग पर्सन के लिए। ब्लू। ब्लू होता है डीप ओशियन। कितना गहरा है इसकी अगर जानकारी लेनी है तो गैदर इन्फॉर्मेशन करनी है तो ब्लू नोटिस। ऑलराइट। ओशियन कितना गहरा है उसकी जानकारी अगर लेनी है तो। ब्लैक मतलब कोई डेड बॉडी आ रही है और वो बिल्कुल काली पड़ी है, मतलब सड़ गल गई है, तो पता नहीं चल रहा है कि ये बॉडी किसकी है, तो आइडेंटिफाई करनी है उस बॉडी को। ग्रीन। ग्रीन मतलब भैया तुम्हें पहले ही बता दे रहे हैं कि ये आदमी आ रहा है तो तुम बच जाओ, तो वार्निंग दैट पर्सन इज़ डेंजरस। तुम्हारे देश में आ गया, जैसे कोई टेररिस्ट भाग जाए पाकिस्तान से अमेरिका में, तो पाकिस्तान उनको बोल दे कि टेररिस्ट तुम्हारे देश में आ गया, तुम सावधान हो जाओ, तो ग्रीन नोटिस इशू किया जाएगा उसके लिए। बट पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, तो ग्रीन नोटिस नहीं इशू किया जाएगा और वो आदमी बम लगा के फट जाएगा। फिर आते हैं ऑरेंज नोटिस। ऑरेंज तो वही है, ऑरेंज लाइट के बाद रेड लाइट आती है ना, तो एमिनेंट थ्रेट बाय ए पर्सन और ऑब्जेक्ट, तो वार्निंग इशू की जाती है। फिर आता है पर्पल। पर्पल क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट मोडस ऑपरेंडी, मतलब ये आदमी या ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है, तो उसके मोडस ऑपरेंडी के बारे में जानकारी लेने के लिए पर्पल नोटिस इशू किया जाता है। आज से कुछ दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले की बात है या 20 दिन पहले की बात है, ये एक नया नोटिस जारी किया था, सिल्वर नोटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पता होना चाहिए। तो इंटरपोल ने ये सिल्वर नोटिस जारी किया टू ट्रेस स्टोलन ऑब्जेक्ट, है ना। सिल्वर एक नया नोटिस आया है। इंडिया की रिक्वेस्ट पर 2 लोगों के खिलाफ ये इशू किया गया था, जिसका नाम था, एक का शुभम शौकीन, ये फ्रांस एम्बेसी में वीज़ा फ्रॉड करके भागा था। एक पवन ठाकुर, ये कोकेन ट्रैफिकिंग करता था। तो इनके लिए ये सिल्वर नोटिस नया इशू किया गया था। ओके, टू ट्रेस स्टोलन ऑब्जेक्ट्स, ये इम्पोर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आईसीसी के बारे में। यह है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये हेग में है, नीदरलैंड्स में। ये इस्टेब्लिश किया गया था बाय रोम स्टैच्यूट। एक रोम नाम का एक ट्रिटी साइन कर ली गई थी रोम में, इटली में, तो उससे ये इस्टेब्लिश किया गया था। इस रोम स्टैच्यूट को अडॉप्ट किया गया था 1998 में, और ये इन्फोर्स हो पाया था क्योंकि कोई भी स्टैच्यूट साइन होता है तो उस पर कुछ लोगों के मिनिमम साइन करना कंपलसरी होता है। तो 4 साल बाद ये लोगों ने साइन कर दिए, कंट्रियों ने, और ये 2002 में इस्टेब्लिश हो गया था। 1 जुलाई 2002 को ये इस्टेब्लिश हो गया था। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, जो मेन मेन कंट्री हैं वो इसका पार्ट नहीं है। यूएसए, चाइना, रशिया, इजराइल, टर्की, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, ये भी इसके पार्ट नहीं है। तो जो मेन कंट्रियां हैं वो इसका पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है? ये इंडिविजुअल्स को वॉर या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पनिश करता है। ऑलराइट। तो जो कंट्रियां इसकी पार्टी हैं, जैसे किसी एक कंट्री के खिलाफ, जैसे इसराइल का जैसे पुतिन है, उसके खिलाफ इंटरपोल ने जारी कर दिया है अरेस्ट का नोटिस, तो जो कंट्री सिग्नेटरी हैं वहाँ पे उसको अरेस्ट किया जा सकता है, और जो कंट्री सिग्नेटरी नहीं है उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आईसीसी ने मिलिटिया लीडर्स थे डारफूर रीजन के, ये भी इसके बारे में देखेंगे। सूडान में पड़ता है बेसिकली ये। तो दारफूर रीजन के खिलाफ, जो रीजन में जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं कई सालों से, लाखों लोग इसमें मर चुके हैं, तो उसके लिए 20 साल की सज़ा सुनाई है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तक जितने भी लोगों को इसमें पनिशमेंट मिला है आईसीसी ने, सारे अफ्रीकन हैं। अफ्रीकन लीडर्स को ही सज़ा मिली है। इसके लिए इस पर आरोप भी लगाया जाता है कि तुम सिर्फ अफ्रीका वालों को ही सज़ा देते रहते हो, बाकी के किसी को सज़ा नहीं दे पाया आज तक। ऑलराइट, तो दारफूर रीजन का समझ लेते हैं। पहले ये दारफूर रीजन है, अगर ये सूडान है, ये रेड सी है, ये सूडान है, तो ये रीजन क्या है? दारफूर रीजन है। सूडान की कैपिटल है खार्तूम। इसको सराउंड करने वाली कंट्री देख लेते हैं। इजिप्ट पूछा जा सकता है, इजिप्ट, लीबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये CAR है, साउथ सूडान, इथोपिया, एरिट्रिया। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रियाँ बॉर्डर करती हैं इसको। ऑलराइट,
इस जो दारफुर रीजन है इसको लैंड ऑफ क्रूजियर वॉर भी बोलते हैं। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 2003 में सूडानीज लिबरेशन वॉर हुआ था। सूडान में दो फैक्शंस ने मिलके और सरकार के खिलाफ करके एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी थी। सूडानीज लिबरेशन मूवमेंट एक नाम का ऑर्गेनाइजेशन थी और दूसरी थी जस्टिस इक्वलिटी मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन 2। इन्होंने लॉन्च किया था मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट फॉर नेगलेक्ट ऑफ नॉन अरब पॉपुलेशन। नॉन अरब पॉपुलेशन का नेगलेक्ट हो रहा था, मतलब जो लोग मुसलमान नहीं थे उनके खिलाफ उनको नेगलेक्ट किया जा रहा था, तो उसके लिए इन लोगों ने ये लिबरेशन मूवमेंट वो किए थे। 2002 से 2005 के बीच में लाखों लोग मारे गए थे। 2019 में उसके बाद 2019 में इन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। ठीक है, अभी क्या सिचुएशन चल रही है? 2023 में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था सूडान में। इसमें दो मिलिट्री फैक्शंस थे। ये जो कहानी चल रही थी ना, इन लोगों ने क्या किया था, जो नॉन अरब पॉपुलेशन है, नॉन अरब, अरब मतलब अरब वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड है, उसके अलावा जो लोग थे उनके खिलाफ अत्याचार हो रहे थे, उनके लिए मूवमेंट इन्होंने चलाया था कि भैया ये अत्याचार रोक दो। मूवमेंट सक्सेसफुल रहा। 2002 से 5 तक ये मूवमेंट चला था, लाखों लोग मर गए। और जब से चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठीक चल रही थी, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हो जाती थी, 2019 में आके इन्होंने बेचारों ने कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया। लेकिन अभी 2023 में आके फिर से सिविल वॉर हो गया। अब ये सिविल वॉर चल रहा है दो मिलिट्री फैक्शंस के बीच में। इन लोगों ने मिलके, सूडान लिबरेशन मूवमेंट और इन लोगों ने मिलके एक सरकार बनाई थी। उसके अंडर में आती है ये सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस, SAF। सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। इसी के अंडर में आर्मी भी आती है, नेवी भी आती है, एयर फोर्सेस भी आती है। ये सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस सारे पूरी कंट्री को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन दूसरे हैं ये रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, RSF। ये टारगेट करते हैं नॉन अरब ग्रुप्स को, जो नॉन मुस्लिम हैं उनको ये ग्रुप करते हैं टारगेट्स। तो इन दोनों के बीच में क्या चल रही है? लड़ाई। ये इनको ये RSF वाले SAF वालों से लड़ते रहते हैं, मारते रहते हैं और बड़ी दिक्कत आ रही है भाई। ये पावर कैप्चर करना चाहते हैं। यहाँ पे हंगर हो रही है, हंगर की वजह से फेमाइन है, रिफ्यूजी क्राइसिस की वजह से माइग्रेशन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जेनोसाइड, हेल्थ क्राइसिस, बहुत बहुत तगड़ा इशू हो रहा है इस रीजन में काफ़ी समय से। दारफुर रीजन आई थिंक UPSC में पूछा जा चुका है, बट इसकी सराउंडिंग कंट्रीज़ पूछी जा सकती हैं, तो इसको याद रखना। अंडर 16 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया बैन कर दिया था। सोशल मीडिया में आता है तुम्हारा फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ट्विटर जो एक्स हो गया है ना, और भी कई सारे ऐप हो सकते हैं, आई डोंट नो, टिकटॉक हो गया। इस तरह के जितने भी ऐप हैं वो अंडर 16 साल से छोटे बच्चों के लिए नवंबर 2024 में बैन किए थे और वो अब जाके इफेक्ट में आ गए हैं। इट इज़ अ गुड स्टार्ट। सोशल मीडिया पे 16 साल से बच्चे अगर जाते हैं तो वो वहीं के होके रह जाते हैं, कुछ पढ़ाई नहीं होती, कुछ नहीं होती है। आई थिंक इट इज़ अ गुड स्टार्ट, क्योंकि सोशल मीडिया ही बैन किया है। देखो, मोबाइल बैन नहीं किया है, समझना इस चीज़ को। नॉट अ मोबाइल बैन। स्टिल ये लोग गेम खेल सकते हैं, अपना जो कुछ कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, बट सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे। ठीक है, अब ये कंट्रीज़ लाइक म्यांमार एंड कंबोडिया की कहानी देख लेते हैं। साइबर स्लेवरी हब बन गए हैं। इसमें क्या होता है, किसी एक आदमी को, ये आदमी है, इससे बोलेंगे कॉल सेंटर की जॉब करोगे तुम, डाटा एंट्री, या फिर है ना, इसकी एंट्री करेंगे। इनको ले जाते हैं थाईलैंड, थाईलैंड से ले जाके इनको लाओस भेज देंगे, कंबोडिया, म्यांमार, ठीक है, और यहाँ से इनको क्या बनवा देते हैं, साइबर स्लेव। बोले अब क्राइम करो हमारे लिए, साइबर फ्रॉड्स वगैरह क्राइम करने हैं। ठीक है, इसके लिए 2 लड़के अरेस्ट कर लिए थे अभी रिसेंटली। अगर देखोगे तो रिपरेशन ऑफ 300 लोग हु हैव बीन फोर्स्ड टू कैरी आउट साइबर फ्रॉड्स इन कॉल सेंटर्स, स्टार्टअप ग्रुप्स। ठीक है ना, तो 2 पीपल्स इंडिया ने, दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किए हैं इस साइबर स्लेवरी सिंडिकेट के लिए। ठीक है, तो जो मेन सिटी है जो म्यांमार की, इस सिटी का नाम याद रखना, MYAWADDY, मायावती। म्यांमार की ये बॉर्डर सिटी है
ये हब है इसका, थाईलैंड से ले जाके यहाँ पे बैठा देते हैं, है ना। और ये एक तरह से वर्क करते हैं, जस्ट गिव मी सेक, ये लोग जो वर्क करते हैं वो वर्क करते हैं, कुछ कंपनियां होती हैं उनका नाम मैं भूल गया हूँ, स्कैम कंपाउंड्स की हेल्प से वर्क करते हैं। स्कैम कंपाउंड्स, ये टर्म आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, ये पूछा जा सकता है। स्कैम कंपाउंड्स आर नथिंग बट कॉल सेंटर टाइप की कंपनियां होती हैं, कॉल सेंटर टाइप स्टार्टअप्स, इनके थ्रू काम करवाया जाता है इनसे। ओके, विक्टिम्स आर यूजुअली लॉर्ड विद ऑफर्स लाइक डाटा एंट्री जॉब्स टू थाईलैंड। उसके बाद से इनको कंट्री सच कंबोडिया, लाओस में, म्यांमार का बॉर्डर टाउन मायावती में भेज दिया जाता है। नोटोरियस डेस्टिनेशंस माने जाते हैं ये, और इनसे फिर स्लेवरी करवाई जाती है। ओके, बहुत तगड़ा ये सिंडिकेट है इस रीजन का, तो बहुत न्यूज़ में रहता है। आई होप इसके बारे में आप पढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। वाई इंडिया इज़ नॉट डंपिंग राइस इन द यूएस। ट्रंप ने बोल रहा है, देखो ट्रंप क्यों बोल रहा है ये, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। ट्रंप ने बोला है कि यूएसए हमारे साथ जो है, हमारे यहाँ राइस को डंप कर रहा है, नहीं समझे। लेट्स सी, यूएसए छाती, ट्रंप छाती पीट रहा है भाई साहब हमारे अपने अभी। क्यों? अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे, मेन रीज़न क्या है इसका, ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, ट्रेड टॉक्स इंडिया एंड वर्सेस यूएसए की। इन ट्रेड टॉक्स में यूएसए क्या चाहता है, इंडिया का एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस वो हम देना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे किसान बहुत गरीब हैं बेचारे, और वो यूएसए के जो अमीर किसान हैं वो सस्ता भी सामान बेच के हमारे किसानों को मरवा सकते हैं और सस्ता सामान बेच सकते हैं, वो खतरे में आ जाएगा। तो इंडिया का जो यूएसए का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, एक तरह से कॉमर्स मिनिस्टर मान लो इस तरह से, जिसका नाम है जेमिसन ग्रीयर, इसने बोला था कि इंडिया इज अ टफ नट टू क्रैक। कह रहा है कि इंडिया वाले हमारी बात ही नहीं मान रहे हैं, झुक ही नहीं रहे हैं हमारे सामने। तो ये मेन रीज़न है। जैसे ये न्यूज़ आई है उसके बाद ट्रंप छाती पीटने लगा कि टैरिफ टैरिफ, बोले तुम हमारा एग्रीकल्चर का वो नहीं दे रहे हो तो हम भी तुम्हारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पे क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। मेन मुद्दा ये है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। अगर हम स्टैटिक्स की बात करें, इंडिया सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है सऊदी अरेबिया को, दूसरे नंबर पे इराक, तीसरे पे ईरान, चौथे पे यूएई, पाँचवें पे यमन और छठवें नंबर पे यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। हम बासमती राइस की बात करते हैं तो बासमती राइस के एक्सपोर्ट में 6th नंबर पे आता है ये। ऑलराइट, अगर नॉन बासमती राइस की बात करें ना तो ये सीधे सीधे 19वें नंबर पे आता है। और टोटल राइस एक्सपोर्ट हम कितना करते हैं, टोटल राइस एक्सपोर्ट, इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, एक्सपोर्ट टोटल इंडियाज़ परसेंटेज में बताते हैं, 3.3% राइस यूएसए को जाता है इंडिया से। यूएसए यूएसए का टोटल इंपोर्ट का ये कितना परसेंट है, ये 3.3% राइस हमारा यूएसए के 56% राइस के, सॉरी 56 नहीं 26%, 1/4 राइस के इंपोर्ट के बराबर। मतलब जितना हम 3.3% राइस एक्सपोर्ट करते हैं वो 26% के बराबर है एक्सपोर्ट इसके इंपोर्ट के। तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पर अगर ये 50% टैरिफ लगा देते हैं तो हमारे हमारे तो 3.3% राइस ही महंगे होंगे सिर्फ, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यूएसए के कितने महंगे हो जाएंगे, 26% राइस महंगे हो जाएंगे। और ये जो टैरिफ होते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट टैक्स। ये वसूला किससे जाएगा? ये वसूला जाएगा यूएसए के लोगों से। नहीं समझे? तो यूएसए के लोग ही ये जो टैरिफ देंगे, 50% तो अभी नहीं लगाए, बात चल रही है, जितने भी परसेंट टैरिफ लगाएगा वो पैसे यूएसए के ही देंगे। ये नाम रख देते हैं कि हम इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। ये 26% जो राइस ये लोग इंपोर्ट करते हैं ये महंगे हो जाएंगे। 26% को कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन तो कंज्यूम करती होगी, इंडिया के लोग तो वहाँ जाके खाने से रहे, तो उनके लिए ये महंगे हो जाएंगे, वही लोग इसको पैसा देंगे। तो ये मेन इश्यू है इसका, ये ट्रम्प का वो है। अब देखो टैरिफ्स की बात कर लेते तो इंडिया पे सबसे ज़्यादा भी लगा रखे हैं, इंडिया और ब्राज़ील पे ही, दो कंट्रियों पे 50% लगाए हैं। अभी रीसेंट न्यूज़ की अगर आप देखो, रीसेंट न्यूज़ में आपको बता दूं तो मैक्सिको ने भी इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अमेरिका ने किया तो बोले हम भी कर दे रहे हैं। अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं, राइस प्रोडक्शन की, तो टॉप पे आता है इंडिया, फिर आता है चाइना, फिर कहीं जाके 13th नंबर पे आता है यूएसए। यूएसए की हिपोक्रेसी देखो, ये प्रोड्यूस करते हैं आई थिंक 3 मिलियन टन्स, 3 और 4 मिलियन टन्स। थोड़ा सा इसको मैं चेक करके बताऊंगा, डाटा आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। दे एक्स मतलब आई थिंक, थोड़ा एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि अगर ये 3 मिलियन टन्स वो करते हैं तो ये अपना पूरा का पूरा लगभग 1.6 मिलियन टन्स एक्सपोर्ट भी कर देते हैं भाई साहब। अपना खूब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो अपना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे वो नहीं लगवाना चाहते, दूसरे के पे ही लगाना चाहते हैं। क्लियर है? इंडिया टॉप प्रोड्यूसर हो गया है राइस का 2024 और 25 में। हमने, ये किसने बोला है? यूएसडीए ने, बेसिकली यूएसडीए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बोला है कि इंडिया टॉप प्रोड्यूसर रहा है राइस का। सो रिमेंबर दिस फैक्ट, इट कैन बी आस्क्ड एनी टाइम। राइट, ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये राइस का ये इश्यू है, बहुत ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो यूएस, इसमें ये लिखा हुआ है कि ट्रम्प के टैरिफ से यूएस को ही ज़्यादा अफेक्ट होगा, क्योंकि यूएस फार मोर देन, हम तो इंडिया को 3% ही एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये हमारा क्वार्टर ऑफ द क्वांटिटी, 1/4, मतलब 26% राइस के बराबर हो जाता है उनके। तो इतना है। येलो लाइन की बात कर लेते हैं, गाजा में ट्रम्प के पीस प्लान की बात करते हैं। ट्रम्प का पीस प्लान ये था, अभी इस समय इजराइल वाले यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी इजराइल वालों ने यहाँ से, तो इसको थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। देखो गाजा में 7 अक्टूबर 1973 को एक वॉर हुआ था, योम किप्पुर वॉर, इसको 7 डेज़ वॉर के नाम से भी जानते हैं। उसकी 50 साल की एनिवर्सरी मनाने के लिए 7 अक्टूबर 2023 को अटैक कर दिया। अटैक किस दिन किया? उस दिन इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, सब लोग शांत बैठे थे बीच पे बैठे थे, कोई म्यूजिक के गार्डन्स बना के, मतलब गार्डन चला के, म्यूजिक चला के गार्डन में बैठे थे और वॉक कर रहे थे स्ट्रीट्स पे, मतलब एक तरह से नो प्रिपरेशन। इंस्टेंट अटैक किया, अटैक कर दिया, 2000 से ज़्यादा लोगों को चलते फिरते भून दिया, आदमियों को मारा, वुमेन को पहले रेप किया आदमियों के सामने और फिर उनको मारा। उसके बाद बच्चों को सामने बैठा के उनकी माताओं का रेप किया, बहनों का रेप किया, और उसके बाद बच्चों को भी मार दिया, अवंस में भी जला दिया, बहुत ब्रूटैलिटी की। उसके बाद से ढोलक की तरह इजराइल जो है गाजा को पीट रहा है, और अब ये ह्यूमन राइट्स का रोना रो रहे हैं। अब कहाँ पे, अब यहाँ पे क्या जाते हैं? ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। उससे पहले ये वायलेशंस नहीं थे। क्लियर है? आई होप ये आप समझ पाएंगे। अब पीस प्लान, जब ह्यूमन राइट्स आ गए तो ये अपना छाती पीटने लगे कि भैया हमको बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो हमको। इजराइल ने जब पीटना शुरू किया धीरे 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 धीरे, तो अब इजराइल वाले यहाँ तक आ गए।
यहाँ तक। तो ट्रंप ने क्या दिया है, 20 पॉइंट पीस प्लान। इसमें 20 पॉइंट दे रखे हैं कि ये बातें मानी जाएंगी तो पीस प्लान हो जाएगा। तो ये 20 पॉइंट पीस प्लान किससे रिलेटेड है, ये भी पूछा जा सकता है। ये इजराइल और गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। तो पहले पॉइंट में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब मैं सारे पॉइंट्स नहीं डिस्कस करूँगा। उससे ये बोला है कि पहले इजराइल वाले यहाँ से वापस आएंगे ये पीली लाइन तक। जैसे ही ये यहाँ पीली लाइन तक वापस आ जाएंगे ना, तो ये गाज़ा वाले क्या करेंगे, हमास अपने हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर देगा। ठीक है, हॉस्टेज, और ये वापस भी आ गए, हॉस्टेज रिलीज भी हो गए। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। फिर सेकंड फेज़ में इजराइल यहाँ तक जाएगा और थर्ड फेज़ में यहाँ तक रिट्रीट कर लेगा। ऑलराइट, बट ये जो रीजन है क्रॉस बॉर्डर वाला, ये एज अ बफर जोन छोड़ दिया जाएगा, बफर जोन। ठीक है, यहाँ पे इजराइल की मिलिट्री रहेगी कि कोई आएगा यहाँ से तो अपन गोली मार देंगे। तो ये बात थी ट्रम्प के 20 पॉइंट पीस प्लान में। लेकिन अब इजराइल ने क्या बोल दिया है, इजराइल ने बोल दिया है कि ये दिस इज नॉट द बॉर्डर। जो ट्रम्प का पीस प्लान कहता था कि ये बॉर्डर होना था, और इजराइल वालों ने बोल दिया कि ये बॉर्डर नहीं होगा। इजराइल कह रहा है कि दिस इज न्यू बॉर्डर। बोले कि अब ये नया बॉर्डर है, ये तो हमारा हो गया, मतलब इजराइल का हो गया, ऑक्यूपाई कर लिया। नहीं समझे? तो इजराइल चाहता है कि इतना वाला पोर्शन किसके पास चला जाए, इजराइल के पास आ जाए। और ट्रम्प के 20 पॉइंट पीस प्लान में इतना था, ये वाला रीजन। ठीक है कि नहीं, ये चाहता था। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इजराइल करंटली कंट्रोल जस्ट ओवर हाफ ऑफ द, आधे से ज़्यादा गाजा कब्जा कर लिया है। सीज़ फायर प्लान में मैंने बताया फर्स्ट फेज एंटायरली कंप्लीट हो चुका है। इजराइल ने विड्रॉ कर लिया पीली लाइन तक, लेकिन कुछ बफर जोन छोड़ दिया है। अब इजराइल मिलिट्री के चीफ कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर कह रहे हैं कि जो पीली लाइन थी ना भाई, वही नया बॉर्डर है, जो कि भाड़ में जाओ तुम, जो करना कर लो। तो ये कहानी है। तो यही कहेंगे कि ऐसे उस आदमी से मत लड़ो बेमतलब में डू नॉट पंच अ लायन इन द नोज, क्योंकि फिर चीर फाड़ करके रख देगा। तो वही कहानी गाजा वालों ने की है, तो अब भुगत रहे हैं बैठ के। नो सिंपैथीज। राइट, सिटीजनशिप की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिया है इस पर, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो सिटीजनशिप दी जाएगी CAA के अंदर, वो बिना स्क्रूटनी के नहीं दी जाएगी। स्क्रूटनी का मतलब है पहले चेक करेंगे कि एट्रोसिटीज़ हुई हैं कि नहीं, एट्रोसिटीज़ हुई हैं कि नहीं, कि वैसे ही तो नहीं आके रह गए हैं ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग, है ना। तो जो CAA आया था उसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2019 में ये एक्ट आया था। इसमें मुस्लिम्स को छोड़ के क्या बचे, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, डॉट ये सारी कम्युनिटीज़ के लोग 3 कंट्रीज़, पाक, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, सॉरी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इन कंट्रियों से अगर आए हैं तो इन्हें इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। और एक कंडीशन होती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, सिटीजनशिप एक्ट में एक कंडीशन है कि अगर नेचुरलाइजेशन से अगर किसी को सिटीजनशिप लेनी है तो 14 साल इंडिया में रहना ज़रूरी है। इंडिया में रहना ज़रूरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। 14 साल इंडिया में रहना ज़रूरी है। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसने इस 14 साल को घटा के कर दिया था 5 साल। मतलब 2014 से जो भी आदमी आया हो 2019 तक, 2014 से 2019 के बीच में, मतलब 2014 से पहले जो भी आदमी आया है उस आदमी को 5 साल हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। 14 साल की जगह 5 साल हो जाएंगे 2014 से 19 तक। तो उस आदमी को
नेचुरलाइज सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये 14 साल का वो कम कर दिया था, प्लस इलीगल माइग्रेंट नहीं माने जाएंगे, ये किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बस यही कहा है कि जितने भी लोग हैं, इंडियन सिटीजनशिप मिल रही है, क्लेमिंग टू बी रिलीजियस माइनॉरिटी हु फ्लेड परसिक्यूशन फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, तो सीए में मिल रही है, तो उसको डिपेंडेंट करेगी कि उनके क्लेम ट्रू हैं कि नहीं हैं, कि वैसे फर्जी तो नहीं मांगे ले रहे हो हमसे तुम। तो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं हमारे सूर्यकांत जी, इनका नाम याद रखिएगा। आई थिंक ही इज़ 53rd चीफ जस्टिस। ऑल राइट, और ये कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आदित्य एल वन की कहानी जान लेते हैं। आदित्य एल वन ने ज्वाइन कर लिया ग्लोबल एफर्ट को, ये तो बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं हम इसको। तो सितंबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया था 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर। जैसे अगर ये सन है, ये अर्थ है, तो इससे 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर, 1.5 बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। 1.5 का मतलब हो गया 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट है जिसका नाम है L1, लैग्रांजे 1 पॉइंट। ऐसे 5 पॉइंट हैं, ठीक है। तो उनमें से एक पॉइंट पे हमने आदित्य L1 को पहुंचा दिया है। अब वो भाई साहब वहाँ से काम कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो लैग्रांजे पॉइंट और ये समझ में आ गया। अब कई सारे और मिशन भी गए। नासा ने पार्कर लॉन्च किया, सोलर पार्कर। ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सोलर ऑर्बिटर लॉन्च किया हुआ है। जैक्सा जापान की ने हिंडोर HINDOR हिंडोर लॉन्च किया है। कुछ मिशंस आने वाले हैं। ESA लॉन्च करेगी प्रोबा 3, चाइना लॉन्च करेगा SMO मिशन। और राइट, तो ये आगे आने वाले हैं। हाँ, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने सोलर फ्लेयर्स के बारे में बोला है। सोलर फ्लेयर्स कोरोनल मास इंजेक्शंस। जो कोरोना होता है ना, देखो सन की 3 वो होती हैं लेयर्स, इसमें नहीं दे रखी हैं, लेट मी शो दैट टू यू, इट्स नॉट गिवन इन देयर, आई होप कि मैंने ऐड किया था, नहीं किया था। ओके, तो देखो सन की 3 लेयर्स होती हैं, लेट मी शो यू। जैसे अगर ये सन है, तो जो एक्सट्रीमली हॉट स्पॉट होता है ना, जो सरफेस है, उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। उसके बाद जो रेड रेड कलर का रहता है सरफेस, उसको बोलते हैं हम क्रोमोस्फीयर। उसके बाद जो ऊपर एक्सपेंडिंग फेज रहता है, इसको बोलते हैं हम कोरोना, ठीक है। ये एक्सट्रीमली हॉट होता है। तो इसमें ये जो गैसेस यहाँ से उठती है ना ऐसे ऐसे करके, उनको बोल देते हैं अपन क्या, सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर, इसी को हम बोल देते हैं कोरोनल मास इंजेक्शंस भी। सोलर स्टोम इसको सोलर स्टोम भी बोलते हैं। कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ, ऐसे ही कई सारे एक्सप्लोजन्स हो जाएं, सोलर फ्लेयर्स हो जाएं, तो उसको हम सोलर स्टोम बोल देते हैं। इसको कोरोनल मास इंजेक्शंस भी बोल देते हैं, ठीक है। में से बबल उठते हैं, मतलब बबल टाइप के उठेंगे हॉट गैस के, खूब मैग्नेटिक एनर्जी आती है ना। जैसे यहाँ से मैग्नेटिक एनर्जी निकलेगी तो वो भाई अर्थ तक भी पहुँचेगी। तो जनरली एक सोलर फ्लेयर पहुँचती थी अब तक, है ना। जो ये जो CME है, कोरोनल मास इंजेक्शन है, ट्विस्टेड होती है मैग्नेटिक रोप की तरह और इंटरेक्ट करती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से। और ये स्पेस से करती है तो स्क्वीज़ कर देते हैं इंडिया के अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को फर्मली, है ना, मैग्नेट फील्ड। और इस बार यूजुअली एक आती है, लेकिन इस बार 2 ऐसी सोलर फ्लेयर्स आई थी, ये लिखा हुआ है इसमें कहीं ना कहीं, आई थिंक, लेट मी सी दिस, थोड़ा पढ़ देता हूँ। सन व्हेन दीज बबल्स हिट अर्थ दे कैन शेक आवर मैग्नेटिक शील्ड, कॉज सीरियस ट्रबल फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, GPS को ये हार्म कर सकते हैं। यूजुअली ACME coronal mass injections carries a twisted magnetic rope that interacts with Earth's magnetic shield as it appears or approaches to Earth. But this time, लेकिन इस बार 2 ये आए हैं कोरोनल मास इंजेक्शन, जहाँ लिखा हुआ है ये 2 हमारे स्पेस से टकराए हैं और उसके बाद इसको स्क्वीज़ कर दिया और एक दूसरे से मिल भी गए हैं, स्नैप कर दिया हमारे मैग्नेटिक फील्ड को। नहीं समझे, मैग्नेटिक रिकनेक्शन इस टर्म को नाम दिया गया है। राइट, मतलब एक इधर से आया होगा, एक कहीं से आया होगा, फिर वो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है जो इसको रोके हुए है, इसको स्नैप करके ये मिल गए, इसको मैग्नेटिक रिकनेक्शन बोल दिया गया है यहाँ पे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा।
ये अच्छा हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड्स की आउटर लेयर्स के बारे में मैंने। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सूर्य किरण। ये इंडिया नेपाल की आर्मी एक्सरसाइज है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हो रही है, 19वीं है ये है हिमालयास। ये क्या है, नेपाल। तो यहाँ से निकलते हैं भाई साहब सूरज। तो यहाँ से क्या आती है, सूर्य की किरण। क्लियर है ये, सूर्य किरण। तो आप याद कर पाओगे, इंडिया और नेपाल की मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। फोटोस्फीयर को मैंने थोड़ा डिफाइन कर दिया है। ब्राइट विजिबल सरफेस होता है, सन स्पॉट इस पर अपियर होते हैं। क्रोमोस्फीयर थिन रेडिश लेयर, और कोरोना आउटर मोस्ट लेयर होती है, एक्सट्रीमली हॉट होती है, एक्सपेंड करता है इसमें एटमोसफियर। रेस्पॉन्सिबल फॉर सोलर विंड लाइक फेनोमेना, जैसे सोलर फ्लेयर्स वगैरह होती हैं वो इसी इसमें होती हैं। गोवा की ब्लेज के बारे में बता चुका हूँ, और ये नेग्लिजियंस की वजह से हुआ है। और वो ब्लू कॉर्नर नोटिस भी अभी थोड़ा एक्सप्लेन किया था। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आप यूज़ कर सकते हो, जो मतलब होता ही है हर साल। फायर क्रैकर फैक्ट्रीज तमिलनाडु, हर साल आग लगेगी। कलकत्ता की कोई ना कोई पुरानी बिल्डिंग हर बार जलती रहेगी। कोचिंग कोटा की हो चाहे दिल्ली की, कहीं ना कहीं आग लगती रहती है। प्लस गेम जोन्स, जहाँ पे गेम वगैरह खेल रहे हो, दिल्ली में और गुजरात में आग लगी थी रिसेंटली। तो ये एज एन एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, और राइट नाउ हम बात कर लेते हैं राइट टू हेल्थ के बारे में। बहुत ज़्यादा नहीं है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया था। इसकी थीम थी ह्यूमन राइट्स फॉर एवरीबडी, फॉर एवरीडे इसेंशियल। ह्यूमन राइट्स आर आवर एवरीडे इसेंशियल। जो ह्यूमन राइट्स हैं हमारे दिन की ज़रूरत है, हर दिन की ज़रूरत है। दूसरा एक दिन मनाया गया था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, 12 दिसंबर को। ह्यूमन राइट्स हैं तो यूनिवर्सल हेल्थ भी तो ह्यूमन राइट्स मानी चाहिए। तो इसकी थीम क्या थी, अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट्स। अच्छा, वी आर सिक ऑफ इट, बोले परेशान हो गए हम इससे। तो जो अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है बीमारी का इलाज करवाने की, हम इससे परेशान हो गए हैं, ये इसकी थीम थी। तो परेशान होकर क्या कर लिया तुमने, नहीं समझे, दैट्स द मेन इश्यू। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं गूगल का क्वांटम एक्ोस के बारे में। क्वांटम एक्ोस एक चिप है, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए उन्होंने बनाई है। ये क्यूडे क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। व्हाट इज़ विलो एक्सपेरिमेंट, इसको भी जानेंगे। ऑलराइट, क्यूडे क्या है इसको भी जानेंगे। क्यूडे इट इज़ इम्पोर्टेंट न्यूज़ फॉर यूपीएससी। विलो एक्सपेरिमेंट क्या था, पहले इसका मूर एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं। 2019 में गूगल ने किया था। इससे इन्होंने क्वांटम सुप्रीमेसी कह दी थी, भैया हम लोगों ने क्वांटम सुप्रीमेसी हासिल कर ली है। ओके, विलो एक्सपेरिमेंट में क्या था, गूगल ने स्टेट ऑफ द आर्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप बनाई है, जिसका नाम क्या रखा है, क्वांटम एक्ोस। ऑलराइट, तो ये चिप, इसका क्या काम है, ये लोग एक चिप पिप बना के ये इस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है डज नॉट ब्रिंग क्लोजर टू क्यूडे। ये जो विलो एक्सपेरिमेंट है, ये चिप बना के जो इनक्रिप्शन होता है, जैसे गूगल हो गया, नहीं व्हाट्सअप हो गया, ये इनक्रिप्टिक मैसेजेस भेजते हैं, तो ये इनक्रिप्शंस को अभी तक तोड़ नहीं पाया है। जिस दिन ये इनक्रिप्शन टूट जाएगा, जिस दिन ये इनक्रिप्शन टूट जाएगा, तो कई सारे गवर्नमेंट के सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। जितनी भी सीक्रेटिक डील होती हैं, करप्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जैसे ही ये इनक्रिप्शन टूटेगा, भाई बैंक के कितने भी हैं, बैंक के इतने तगड़े तगड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि उसमें इलीगल मनी जमा रहती है, लोगों को पता नहीं चल पाता, दूसरे देशों को भी नहीं पता चल पाता। तो जैसे ही ये क्यूडे आ जाएगा, जिस दिन ये क्यूडे अचीव होगा, जिस दिन ये इनक्रिप्शंस टूटेंगे, उसी दिन सारे एक एक करके राज खुलने शुरू हो जाएंगे। सारी बैंक में कितना काला धन जमा है, सब कौन कौन इसमें लिप्त है, सब खुल के सामने आ जाएगा। इसी को क्यूडे बोला जाता है। ओके, इसी को क्यूडे बोला जाता है। गूगल का जो क्वांटम एक्ोस है, जो चिप बनाई है क्वांटम एक्ोस की, डज नॉट ब्रिंग क्यूडे एनी क्लोजर। कह रहा है अभी भी हम इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल कर नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। ये जो विलो एक्सपेरिमेंट है कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे। क्यूडे क्या है, देखो, क्यूडे रेफर्स टू द डे अ क्रिप्टोग्राफिकली रिलेवेंट क्वांटम कंप्यूटर बिकम्स पावरफुल इनफ टू ब्रेक पब्लिक की इनक्रिप्शन। पब्लिक की इनक्रिप्शन को तोड़ने में सफल हो जाएगा, उसी को अपन लोग क्यूडे बोल देंगे।
तो भैया इस दिन डिक्रिप्शन हो गया है पब्लिक की का, तो उसको क्यू डे बोल दिया जाएगा। जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। इतना पता होगा तो काम चल जाएगा। कंबोडिया की बात कर लेते हैं। फियर्स लड़ाई हो रही है थाईलैंड में और कंबोडिया में, बोले लड़ेंगे हम। कंबोडिया में भी मुनारकी है, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो हुन मैनेट है इस समय। थाईलैंड में भी मुनारकी है, उसके प्राइम मिनिस्टर है अनुतिन चारने वाकुल, चारनी वारकुल। अनुतिन के नाम से जानेंगे इनको, हुन मैनेट के नाम से बोलेंगे, ओके। तो कंबोडिया और थाईलैंड में लड़ाई चल रही है। तो ये शुरुआत कैसे हुई? ये शुरुआत हुई है इस मंदिर को लेके। प्रिया विहार मंदिर है ये, प्रिया विहार मंदिर है ये। 11वीं सेंचुरी का खमेर टेम्पल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 1962 में ये बोल दिया था कि ये कंबोडिया का है। ये थाईलैंड तो बड़ी कंट्री है भाई, ये छोटी कंट्री है। इसको यूएसए सपोर्ट कर रहा है, इसको चाइना सपोर्ट करता है, ऑलराइट। दोनों में ही थेरावादा बुद्धिज्म सब रिलीजन है, मेजॉरिटी में बुद्धिस्ट कंट्रियां हैं दोनों। थेरावादा बुद्धिस्ट कंट्रियां लड़ रही हैं प्रिया विहार टेम्पल के लिए। आई थिंक ये शिव जी का टेम्पल है, इसको चेक करके बता देना विच डिटी का है, मुझे आइडिया नहीं है। शिव शंकर भगवान का या विष्णु भगवान का होगा आई थिंक। तो थेरावादा बुद्धिज्म क्या है आपका? मोर सिमिलर टू हिनयान है। बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले हिनयान बुद्धिज्म था, ये इंडिविजुअल साल्वेशन में बिलीव करते हैं कि अकेला आदमी निकल जाए। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है थेरावादा को, तो बुजुर्ग लोगों की डॉक्ट्राइन है ये, मतलब उसकी कही हुई बातें हैं। तो ये थेरावादा बुद्धिज्म किस रीजन में है? साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में इस रीजन में पूरे में थेरावादा बुद्धिज्म पॉपुलर है। महायान बुद्धिज्म ईस्ट एशिया में है। ईस्ट एशिया मतलब जापान, चाइना, इसमें महायान बुद्धिज्म है। और वज्रयान की अगर हम बात करते हैं, इसको डायमंड व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। ये इसको लेसर व्हीकल बोलते हैं, लेसर व्हीकल। ये है ग्रेट व्हीकल और ये है तुम्हारा डायमंड व्हीकल। तो ये तिब्बत रीजन में फेमस है। ये तांत्रिज्म को प्रैक्टिस करते हैं ये वज्रयान वाले। तो देखो ये याद रखना रीजन्स कि किस किस रीजन में। थेरावादा यहाँ है, फिर ईस्ट एशिया में जाओगे तो थोड़ा सा अगर वर्ल्ड मैप बना दूँ अगर मैं आपके लिए, ये अफ्रीका हो गया, इंडिया। तो देखो ये साउथ ईस्ट एशिया है, इसमें क्या है? थेरावादा, ऑलराइट। ये जापान और चाइना है, इसमें क्या है तुम्हारा? महायान। ये तिब्बत है, इसमें क्या है? तांत्रिज्म, इसको बोलते हैं अपन वज्रयान। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ओके। हाँ, इसकी बात कर रहे थे। इसमें देखो आईसीजे ने जब सीधे सीधे बोल दिया कि ये कंबोडिया का है, तो कंबोडिया का हो जाना चाहिए था, लेकिन आईसीजे ने सराउंडिंग एरिया रिमेन्ड कॉन्फ्लिक्ट। इस मंदिर के आसपास का जो एरिया था वो कॉन्फ्लिक्टेड रहा। तब से इसमें छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रही और 2025 में क्या हुआ इसको जान लेते हैं। 28 मई 2025 को फर्स्ट डेडली क्लैश हुए सिंस 2011 के बाद से पहली बार लड़ाई शुरू हुई। एक कंबोडिया के सोल्जर को मार दिया गया प्रिया विहार टेम्पल के आसपास। टेंशन आ गई भाई, जब सोल्जर मर जाता है तो इसका मतलब अटैक माना जाता है सोवरेनिटी पे, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद जैसे ही कंबोडिया ने अटैक करना शुरू किया, इधर से थाईलैंड ने मिसाइल मारने शुरू करे, दोनों लड़ रहे हैं। उसके बाद थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिनवात्रा, इन्होंने एक सीक्रेट फ़ोन कॉल करी कंबोडिया के हुन सेन से। हुन मैनेट, बेसिकली ये हुन सेन था पहले, अब हुन मैनेट हो गया वहाँ पे। तो इसने उसको अंकल बोल दिया, कह रहे चाचा ऐसी बात है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लड़ाई बंद कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। ये लीक हो गई तो इसके बाद इसको सस्पेंड कर दिया यहाँ से। पहले सस्पेंड किया और है ना, कोर्ट ने इसको सस्पेंड कर दिया था पहले फ़ोन कॉल पे, बाद में जाके रिमूव किया है। जुलाई में आके फुल स्केल वॉर इरप्ट हो गया। थाईलैंड के जेट्स जो है कंबोडिया में बहुत ज़्यादा बम मारे हैं। बेचारे, कंबोडिया छोटी कंट्री है, 27 से ज़्यादा लोग मर गए, हज़ारों डिस्प्लेस्ड हो गए, कुछ कर नहीं पा रहे थे। ट्रंप ने बोला हम आ रहे हैं बीच में और सीज़ फायर करवा दिया मलेशिया में बैठ के। तो ये दोनों लोग गए, ये और ये कहाँ पे मिले हैं? दोनों लोग मलेशिया में मिले हैं। मलेशिया कहाँ है? ये है मलेशिया आई थिंक, ठीक है, ये है मलेशिया।
यहाँ इसके नीचे पड़ेगा, यहाँ कहीं मलेशिया में मिले तो वहाँ पे एक सीज़ फायर साइन करवा दिया। ट्रंप ने बोला कि देखो मैंने पीस करवा दी, नोबल दे दो। तो जैसे ही इसने पीस किया वैसे ही कंबोडिया ने इसको नोबल के लिए वो कर दिया, भैया इनको नोबल दे दो। हाँ ये लिखा हुआ है, कंबोडिया नॉमिनेट्स ट्रम्प फॉर नोबल पीस प्राइज़। बोले ले लो भैया, ठीक है। कोर्ट ने जब तक जो ये लीक हुई थी इसको सस्पेंड किया था, पेंटागोटान को, इसको रिमूव कर दिया कोर्ट ने यहाँ पे। तो नया प्राइम मिनिस्टर आ गया, अनुतिन। अनुतिन लड़ाई चाह रहा है बिल्कुल। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि अभी जो लड़ाई हुई है नवंबर में, 11 नवंबर से शुरू हुई है, थाईलैंड के एक सोल्जर का पैर पड़ गया लैंड माइन पे और ये उड़ गया, इसके पैर उड़ गए, ठीक है। मरा नहीं बट घायल हो गया बुरी तरह से। तो थाईलैंड ने कहा कि भैया फिर से अटैक हो गया, तो फिर ये आपस में लड़ाई शुरू कर दी इन लोगों ने, नहीं समझे। अब बेचारा कंबोडिया वाले परेशान है, इधर कंबोडिया वाले उनको मार रहे हैं, थाईलैंड वाले इनको मार रहे हैं। 4 लाख से ज़्यादा थाईलैंड के लोग इधर उधर हो चुके हैं, बहुत बुरी हालत है, नहीं समझे। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आई होप ये समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ, जैसे ही ये नवंबर में, ये तो आपकी जुलाई में हुआ था, ये ट्रेड व्रेड का होने लगा था, मतलब जैसे ये जुलाई में लड़ाई शुरू हुई थी पहली, फुल एस्केलेशन हुआ था। तो थाईलैंड ने कहा कि बॉर्डर से इधर तो नहीं जाने देंगे तुम्हें। कंबोडिया ने कहा मत जाने दो, तो हम तुम्हारी मूवी बैन कर देंगे, फल सब्जी तुमसे लेते हैं वो सब बैन कर देंगे। तो थाईलैंड को और गुस्सा आ गया, भाई आप पैसा इन्वॉल्व होता है तो गुस्सा तो आएगा ही, तो और अटैक हो गया था। दीज वर द इश्यूज़। आई होप ये थाईलैंड का और कंबोडिया का आपको समझ में आ गया होगा। और इट इज़ नथिंग बट, अगर इसको जियो पोलिटिकली एनालाइज किया जाए तो ये देखो, ये मंदिर है बिल्कुल डिसाइडेड है कि ये इसमें पड़ेगा, कंबोडिया का है, आईसीजे ने बोल दिया है, ओके। साउथ एशिया तो टोटली डीस्टेबलाइज्ड कर दिया है यूएसए ने। देखो श्रीलंका में कूप करवा दिया, म्यांमार में हो गया, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है हालांकि, बांग्लादेश में कूप करवा दिया, पाकिस्तान में करवा दिया, नेपाल में भी जैनजी प्रोटेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया, सिर्फ इंडिया बचा है। अब साउथ ईस्ट एशिया को डिस्टेबलाइज करने की बात चल रही है, छोटे छोटे मुद्दों पे लेके कि थोड़ा सा पैसा देके इनको बर्बाद करो। इसका मेन रीज़न ये है कि यूएसए की जो इंडस्ट्री है, यूएसए की जो इंडस्ट्री है वो गन बेस्ड है, हथियार बेचते हैं ये लोग, गन बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है कि नहीं। और इनके हथियार बिकेंगे नहीं जब तक कि दुनिया में शांति हो। तो ये शांति तो ये कभी चाहते ही नहीं है, ये यूएसए वाले कभी नहीं चाहते कहीं भी शांति हो। इसीलिए देखो वेनेजुएला में पूरे साउथ अमेरिका को डिस्टेबलाइज करने को लगे हुए हैं, वेनेजुएला का नाम लेके, ठीक है। साउथ एशिया हो गया, प्लस ये इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में पूरा वो वाला रीजन इन्होंने वो रखा है, नाटो के नाम पे इन्होंने यूक्रेन और रशिया को ले जाके रखा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, हर 10-12 साल में इनके पास इनकी कंपनियां हथियार बनाती रहती हैं, तो उनकी इन्वेंटरी पाइलअप हो जाती है। जब इन्वेंट्री पाइलअप हो जाती है तो अब क्या करें, ये बिकेगा कैसे, जब शांति है तो बिकेगा कैसे। ऐसे ही अब ये कॉन्फ्लिक्ट हो गए, इनकी सारी इन्वेंट्री साफ़ हो जाएगी, जैसे इन्वेंट्री साफ़ होगी तो वो कंपनियों के पास फ्रेश ऑर्डर्स आने लगेंगे, बोले अब और हथियार बनाने हैं। फिर 10-12 साल तक शांति रहेगी और खूब एम्प्लॉयमेंट होगा, बोले कि जितनी भी इन्वेंट्री खाली हुई, जितना भी सामान बिका है सब बना के अपन लोग तैयार कर लेते हैं। फिर 10-12 साल बाद फिर कहीं ना कहीं ये लोग लड़ाई करवा देंगे। तो इट इज़ अ साइकिल, है ना। यूएसए किसी का सगा नहीं है। और आई होप जितने भी जो चुटपुटिया लीडर्स होते हैं ना, वो जैसे थाईलैंड के हो गए, ये लोग एक दूसरे की बातों में आके मतलब फार साइटेड नहीं होते हैं, अपना इमीडिएट बेनिफिट देखते हैं और लड़ाई कर बैठते हैं, नहीं समझे। वो तो इंडिया है, वो टिका हुआ है, ये सारी बातें हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बहुत लंबी वीडियो हो गई है, वॉच इट। थैंक यू।